Hello students, once again welcome back to Mizo Study video classes. As you know, we started this chapter that is mechanical properties of solids. तो भाई इस चैप्टर में हम बेसिकली कर ये रहे थे कि एक रिजिड बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाया. सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि एक्चुअली वो फोर्स जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है. ठीक, तो एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये सारे टर्म्स बताने की कोशिश की, इंट्रोड्यूस किया मैंने आपको वेरियस यू कैन से टर्म्स कि भाई जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ पे फोर्सेस अप्लाई होंगे और क्या आउटकम आएगा. तो हम थोड़ा अंदर गए रिजिड बॉडी के और हमने एक स्प्रिंग बॉल क्यूबिकल शेप का जो है एक डायग्राम लिया और उसके थ्रू हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से फोर्सेस जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा. ठीक, उसमें मैंने आपको एक दो एग्जांपल ये दिखाए थे. जैसे सपोज ये डस्टर है मेरे पास क्लॉथ का, अब इसको मैं अगर मोड़ने के लिए फोर्स लगाऊं तो देखिए मुड़ रहा है, लेकिन अगर मैं फोर्स हटा दूंगा तो ये थोड़ी देर में अपनी शेप को रीगेन कर लेता है. लेकिन अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा मोड़ दूँ तो फिर ये आसानी से अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा. तो इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जिससे कि एनी ऑब्जेक्ट ऑन विच यू आर अप्लाइंग फोर्स विल एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज वंस यू हैव रिमूव्ड द फोर्स. अब जैसे रबर बैंड ले लें हम, तो रबर बैंड को अगर हम लोग खींचते हैं तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हम छोड़ देंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. ठीक है, तो अब वहां पे मैंने दो टर्म इंट्रोड्यूस किए थे, स्ट्रेस और स्ट्रेन, और उनके बारे में हमने बेसिक समझा भी था. अब इन्हीं स्ट्रेस और स्ट्रेन को मैं फिर से आपको कुछ ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल और कह सकते हैं कि थोड़ा डीप उसमें जाके हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का जो चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व ही है, ये रिलेशन ही है. ठीक, एक वायर के लिए हम इसकी रिलेशन एक कर्व बना के भी समझेंगे, बट पहले जरा हम कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं इसको लेके. आइए, तो भाई एक दो छोटे से क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं. मैंने कल आपको स्ट्रेन के लिए जो बताया था वो ये था कि स्ट्रेन का मतलब था चेंज अपॉन ओरिजिनल. तो भाई इसके लिए हमने ये डिस्कशन भी किया था कि ये चूंकि चेंज और ओरिजिनल एक ही टाइप की क्वांटिटी है. मान लीजिए रबर बैंड ली हमने, ध्यान से सुनिएगा, और रबर बैंड को मैंने ऐसे स्ट्रेच कर दिया तो क्या हुआ, लंबाई बढ़ गई. तो अब जो रेशियो आएगा वो आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला तो इसका हुआ ही नहीं. ठीक, तो मान लीजिए लेंथ में वेरिएशन है तो भाई हम लोग सिंपल लिख लेते हैं डेल्टा एल बाई एल. उसी तरीके से कल मैंने आपको हाइड्रोलिक स्ट्रेस में बताया था, स्ट्रेन में बात की थी, तो वहां पे हमने वॉल्यूम स्ट्रेन की बात की थी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम. तो स्ट्रेन जो है वो चेंज की बात करता है, चेंज मतलब डिफॉर्मेशन जो आ रहा है, और चूंकि ये रेशियो है दो सेम क्वांटिटीज का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला इसका नहीं होगा. अब आती है बात स्ट्रेस की. तो स्ट्रेस के लिए मैंने जो जनरल रिजल्ट लिखा था स्टूडेंट्स वो यही था F अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, अब इसमें और क्लासिफिकेशन फर्दर मैं करूंगा कि कभी तो F परपेंडिकुलर वाला मैं लूंगा और फिर मैं F पैरेलल वाला लूंगा. तो बट ये नीचे एरिया ही रहने वाला है फिलहाल. ठीक है ना, तो इस रिलेशन को आप अगर जनरल टर्म में याद रखें तो आप ये कह सकते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया, ठीक, दैट इज इक्वल टू somehow in dimensions, मतलब एग्जैक्टली आप कह सकते हो somehow, क्या कॉन्सेप्ट आपको सेम लगेगा कि क्या प्रेशर है ये. ठीक, आइए अब जरा एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन क्या, छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए. फाइन, देखिए दो चीजें हैं, हमेशा आप थोड़ा सा रियलाइज करें. मेरे पास में एक वायर है, ठीक, सिलेंड्रिकल शेप का, तो या तो मैं वायर की लंबाई को इंक्रीज कर दूंगा और या वायर मैं ऐसे रखूंगा, ठीक है ना, नॉट एग्जैक्टली कि मैं अपनी पाम्स के बीच रखूं, किसी भी उसमें सिलेंड्रिकल वायर, और मैं इसको ऐसे प्रेस कर दूंगा. ठीक, तो प्रेस करूंगा तो इसकी लंबाई में कमी आएगी, एक्सपेंड करूंगा तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी. तो हम इस छोटे से कॉन्सेप्ट को एक सिचुएशन में लेना चाह रहे हैं. ठीक, मेरे पास एक रॉड है, इमेजिन करिए मेटालिक रॉड है,
छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है भाई, ये एक रॉड है, मेटालिक है। तो बच्चों इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, मान लीजिए वो एरिया रेडियस r है, तो इसका फिर ये एरिया हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है भाई, इसकी कुछ लंबाई होगी, होने दीजिए, हम लोग सिर्फ देख लेते हैं। ठीक, अब ऐसा है, मान लीजिए r जो है वो है 100 mm का, ठीक, 100 mm का, और जो L है वो है 10 सेंटीमीटर। जस्ट हमने दो नंबर ले लिए फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, नथिंग एल्स। अब करना ये है कि अगर इस पे एक 100 न्यूटन का मैं फोर्स लगा दूं, मैं ऐसे नंबर्स ले रहा हूं जो बड़ी इजीली कैंसिल आउट हो जाएं। F = 100 न्यूटन का मैं एक फोर्स लगा के इसको ऐसे लंबाई के अलॉन्ग लगाऊं और इसको मैं रॉड को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे मैंने हाथों के बीच फंसाया हुआ है और मैं इसको ऐसे दबा के, देखिए, लंबाई कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ, चौक अंदर गई है। ठीक है, सो जस्ट लाइक दिस, यू कैन थिंक लाइक दिस वे, जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ लाइक दिस। ठीक, तो इस सिचुएशन में ये फोर्स मैंने लगाया है, रेडियस इसका r है, तो आपको जो कंप्रेस है उसके कारण जो स्ट्रेस है वो कितनी डेवलप हुई वो निकालनी है। ठीक, तो मैं कहना चाह रहा हूं कंप्रेस जो है करने के बाद, आफ्टर कंप्रेस, मतलब जब मैंने इसको कंप्रेस कर दिया तो फाइंड स्ट्रेस। ठीक, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने ये नहीं देखना है कि एक्चुअली किस डायरेक्शन में लग रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन की बात कर दी तो भाई इस टाइप से लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। चलिए, तो स्ट्रेस अगर मैं कहूं तो मैं यहां पे वैल्यूज अगर लिखना शुरू करूं तो सबसे पहली बात मैं फॉर्मूला डालूं F/A का। ठीक है, आइए वैल्यूज रख लेते हैं जरा इसकी। तो भाई ये स्ट्रेस हो गया हमारा हमें रखना है फोर्स, दैट इज 100 न्यूटन। फिर हमें रखना है आपकी ये जो है इसकी मतलब एरिया, तो हम इसको कर देंगे पाई r स्क्वायर। ठीक, तो पाई बच्चों में ले लेता हूं 3.14 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब हो गया 100 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻100 × 10⁻³ तो क्या मैं इसको 1 इंटू 10⁻² रख लूं, है ना। 100 इंटू 10⁻³ जो है वो 1 इंटू 10⁻1 हो गया, स्क्वायर किया तो हमें मिला 1 इंटू 10⁻²। तो ये मेरा फाइनली एरिया मैंने रख दिया है पाई r स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ लिख दे रहा हूँ वरना पता नहीं कुछ लोग आप कंफ्यूज कर जाओ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। तो बच्चों स्ट्रेस बराबर मुझे मिल गया 100 इंटू 100/3.14। फाइन। तो अब आप देख सकते हो कि इस तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे इसका एक आंसर मिल जाएगा, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁴/3.14। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे 3184 चलिए पॉइंट छोड़ देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम लोग आसानी से इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अपनी जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं और नंबर्स के थ्रू शो करने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि एक थ्योरी बता देना, एक फॉर्मूला बता देना, वो कोई बहुत हेल्पफुल तब तक नहीं है जब तक मुझे ये ना पता हो कि मुझे करना क्या है उस फॉर्मूले के साथ। जैसे कि मैं आपको एक नाइफ दे देता हूं, ठीक, और बस मैं कहता हूं प्लीज टेक दिस नाइफ। अब मैं आपको कुछ बताता नहीं हूं तो आपको ये नहीं पता कि मुझे इससे फ्रूट्स कट करने हैं, वेजिटेबल्स कट करनी है, पेपर कट करना है, तो एटलीस्ट यू शुड नो ना कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस नाइफ।
तो अगर आपको पता है कि भाई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पेपर, these things we can cut using this knife, only then you can enjoy the availability of this knife with you. So same is the case over here in physics. We have some formulae, some results, some concepts, but how to use them? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, लिख देता हूं कुछ लैंग्वेज. A ball placed in a beaker full of honey. So its volume compressed by 0.5%. Fine. Find volume strain. ठीक है, फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेन. अब पहले हमने निकाला था स्ट्रेस और उस क्वेश्चन में हमने एल का कुछ यूज ही नहीं किया था. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें अभी भी आइडिया नहीं है कि हमारे पास 3 तरीके के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं. हम जब तक उसको नहीं समझेंगे, वो दरअसल क्या होता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जैसे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इनका फिक्स वैल्यू होता है. जैसे यंग्स मॉडुलस स्टील वायर के लिए 1×10⁻11 की रेंज में रहता है, कॉपर के लिए कुछ और होता है. तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, हम पहले उनको सीखेंगे, फिर आगे हम दूसरे डिस्कशंस करेंगे. तो पहले में मैंने आपको समझाया हाउ टू फाइंड द स्ट्रेस. अब इसमें मैं आपको बताने चल रहा हूं वॉल्यूम स्ट्रेन. अच्छा, ये सिचुएशन क्या है? तो बच्चों ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से है. ये बॉल पड़ी है और इसमें पूरे में हनी भरा हुआ है. ठीक है, लाइक दिस. तो उसके कारण आप ध्यान से देखो तो ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से फोर्स लगेगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इसका रेडियस कम होने लगेगा. थोड़ा बहुत तो कम करेगा ही, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है इस तरीके से. तो उसके कारण वॉल्यूम स्ट्रेन जो आया वो क्या होगा. ठीक, तो वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला है वॉल्यूम स्ट्रेन इज गिवन एज, वॉल्यूम स्ट्रेन इज गिवन एज डेल्टा वी अपॉन वी. तो अगर मैं कहूं कि भाई इसका यूनिट क्या होगा, याद करिए इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में मैंने फाइनल यूनिट लिखी थी 3184 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. इसका यूनिट क्या होगा? प्योर नंबर, नो यूनिट, क्योंकि ये तो रेशियो है वॉल्यूम और वॉल्यूम का. ठीक, तो चलिए वैल्यूज रख देते हैं. तो बच्चों हमें मिलेगा ये 0.05 अपॉन 100. ठीक, तो भाई 10⁻⁻2 और ये ऊपर गया -2, तो मैं इसको लिख देता हूं 5 × 10⁻⁻4. तो देखिए, हमने जब शुरुआत करी वीडियो में या इससे पीछे की वीडियोस पहले वाले, तो उनमें हमने इस कॉन्सेप्ट को एलाबोरेट किया. फर्दर मैंने इस नए वीडियो में इन स्ट्रेस और स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट को आपको 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू शो किया. ठीक, अब आइए फिर से जरा हम लोग चलते हैं एक हमारे बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे, और जिसके कारण ये पूरा चैप्टर बना हुआ है और जिस पर्टिकुलर टर्म से मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी वो क्या था भाई? तो वो टर्म था बच्चों इलास्टिसिटी. ठीक, इलास्टिसिटी क्या था? द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू रीगेन इट्स फोर्स, शेप, साइज वंस द फोर्स हैज बीन रिमूव्ड. तो मैं कह रहा हूं इफेक्ट ऑफ नहीं, सिंप्लीफाइड कर लेते हैं. फैक्टर्स affecting
इलास्टिसिटी, यस सिंपल, इलास्टिसिटी। ठीक है भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। आइए जरा देखते हैं क्या है इलास्टिसिटी। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल by which when we remove the deforming force the object will able to regain its original shape, size, dimensions। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? डेफिनेटली हम फिजिक्स में बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में फिजिकल फैक्टर्स की ही बात करेंगे, जिसमें आपका टेम्परेचर आ सकता है, जिसमें आपकी इम्प्योरिटीज आ सकती हैं, कि किस तरीके से जो मटेरियल है उसकी इलास्टिसिटी पे ये फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं। अच्छा, एक चीज तो क्लियर है कि मटेरियल में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं फिक्स पोजीशन पे, उनके बीच में अगर कुछ और मॉलिक्यूल्स वगैरह आएंगे तो ऑब्वियसली उन मॉलिक्यूल्स का इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो चेंज करेगा। तो जो चेंजेस आएंगे वो इस इंटर एटॉमिक फोर्सेस या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण आएंगे। तो पहला फैक्टर जो अफेक्ट डालता है इलास्टिसिटी पे वो है भाई टेम्परेचर। अगर मैं ये कहूं कि इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर इलास्टिसिटी विल रिड्यूस, तो आप कहोगे अच्छा हाउ? ओके, फिर से हम लोग रबर बैंड लेते हैं। अगर रबर बैंड को हम लोग गर्म करते हैं, ऐसा मत करिएगा कि वो बर्न कर जाए, हल्का सा हीटअप करते हैं, तो उसके बाद जब मैं इसको खींचूंगा ना तो इसकी इलास्टिसिटी कम हो चुकी होगी, हल्के फोर्स से ज्यादा लंबी खींच जाएगी और हो सकता है डिफॉर्म भी हो जाए। तो टेम्परेचर वो पहला फैक्टर है जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है। ठीक, तो जनरल टर्म में लिख देता हूं रिड्यूसेस। ठीक है, ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया आपका। दूसरा टर्म आपका आता है इम्प्योरिटीज। तो अगर कुछ इम्प्योरिटीज हैं मटेरियल में, एक तो मैंने ले लिया मान लीजिए प्योर रबर की बनी हुई रबर बैंड, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे इंट्रिंजिक टाइप, और एक मैं ले लेता हूं जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज थी, वैसी मैं एक रबर बैंड लेता हूं। तो क्या दोनों की इलास्टिसिटी सेम होगी? नहीं, क्योंकि जो इम्प्योर है उसमें इम्प्योरिटी के एटम्स ओरिजिनल जो रबर के एटम्स अरेंज है उनके बीच बीच में आएंगे। तो रबर के मॉलिक्यूल्स जो है उनके बीच जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस काम कर रहे हैं वो फोर्सेस अफेक्ट होंगे। तो इसलिए इम्प्योरिटीज जो हैं वो भी इलास्टिसिटी को हैम्पर करती हैं। फाइन, तो ये आपका सेकेंड एस्पेक्ट हो गया। थर्ड में एक टर्म है भाई एनीलिंग। इसमें थोड़ा सा ये राइटिंग पे थोड़ा मुझे ध्यान देना होगा, एनीलिंग, अदरवाइज आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी। अच्छा, एनीलिंग है क्या? एनीलिंग के कारण क्या होता है वो तो छोड़िए, एनीलिंग इटसेल्फ क्या है? तो भाई एनीलिंग जो है वो खुद है ग्रेजुअल हीटिंग और कूलिंग। किसी ऑब्जेक्ट को आप लें, धीरे धीरे गर्म कर दें, धीरे धीरे ठंडा कर दें, ये कहलाती है एनीलिंग। धीरे धीरे मतलब एक स्पेसिफिक फैशन में, और ये भी इलास्टिसिटी को हैम्पर करती है। क्यों? या कह सकते हैं ये इनहेंस और डिक्रीमेंट दोनों करती है। मान लीजिए रबर बैंड को ठंडा कर दिया जाए, ठंडा मतलब लेट से हमने डीप फ्रिज में डाल दिया, तो फिर जब बाहर निकालेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा रिजिड होगी, कम फोर्स लगाएंगे तो उतना स्ट्रेच नहीं करेगी। लेकिन एक बार जब मैंने उसको बाहर रख दिया, रूम टेम्परेचर पे आ गई, या मैंने उसको हल्का सा गर्म कर दिया, समझ लीजिए थोड़ा सा 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में मैंने उसको डाल दिया रबर बैंड को, अब वहाँ से अगर मैं केयरफुली निकाल के उसको स्ट्रेच करूँ तो हल्के फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। तो ऑल इन टोटलिटी यू कैन से बाय हीटिंग और कूलिंग द इलास्टिसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज, विल वैरी। अच्छा, दो टर्म और, एक है स्टूडेंट्स हमारा हैमरिंग,
ठीक है। हैमरिंग जिसको हिंदी में आप पीटना बोलते हो, टेक अ हैमर एंड आप किसी स्मॉल मेटल ऑब्जेक्ट को हिट करना लगातार शुरू करो, मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हो। तो आप उसके मॉलिक्यूल्स को जब एनर्जी दे रहे हो तो बेसिकली उसका शेप आप चेंज कर रहे हो, हीटिंग भी हो रही है उसमें। या रोलिंग, ये दोनों पैरामीटर भी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, बोथ दीज पैरामीटर्स विल ऑल्सो अफेक्ट द इलास्टिसिटी। तो बच्चों हमें जो ध्यान रखना है, बाकी सब एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया, मुझे ध्यान रखना चाहिए व्हाट, जैसे मान लीजिए 2 नंबर में पूछा गया या 1 नंबर में पूछा गया, मेंशन एनी 2 रीजंस और 2 कॉन्सिक्वेंसेस और 2 फिजिकल कॉज of affect means change in elasticity or factors for affecting elasticity। तो भाई आप एक तो ये टर्म याद रखना, लिख देना, एक ये लिख दीजिएगा, एक ये लिख दीजिएगा, हैमरिंग हो गई, रोलिंग हो गई। अब 4-5 टर्म ये याद रखोगे तो कम से कम 2-3 तो आप, और अगर 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है तो आपको इनके बारे में बताने की भी जरूरत नहीं है, बस आपने वो टर्म मेंशन कर देने हैं और मूव कर जाना है आगे, ठीक है। नीट और जेई मेंस में ये क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है, विच फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। अब मान लीजिए उसमें रख दिया टेम्परेचर, इम्प्योरिटीज, रोलिंग, और फिर एक रख दिया एडिंग वाटर, फाइन। या आप कह सकते हो पुटिंग इट इन एयर फ्लो, नॉर्मल टेम्परेचर एयर फ्लो, समथिंग लाइक दैट। तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि अच्छा भाई ये फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, ये अफेक्ट नहीं कर रहा है, ओके। अब फिर से हम लोग चलते हैं जरा अपना, हमने स्ट्रेस लगा दिया है और जो इलास्टिक इफेक्ट है उसके कारण ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हुआ है, लेकिन अब वो वेट कर रहा है ऑब्जेक्ट कि मैं फोर्स हटाऊं, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, और जो ऑब्जेक्ट है वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में जाना शुरू करे। तो मैं कुछ डायग्राम ले रहा हूं, उनके थ्रू मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो पहला टर्म हम लोग ले रहे हैं टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है जी। आइए जरा डायग्राम बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास में ये एक सिलेंडर था, ठीक है, रबर का सिलेंडर मान लीजिए। आपने देखा होगा रबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है, जानते हैं कैसे? इवन कितनी भी हाई एंड कार्स हों उसमें इंजन माउंटिंग, सस्पेंशन माउंटिंग, मैं स्पेसिफिक नाम मेंशन कर रहा हूँ, आपका स्टीयरिंग रैक माउंटिंग, ये सारे के सारे रबर के बने होते हैं। सोचिए, मेटल के नहीं होते हैं, रबर के बने होते हैं। इतना गुड क्वालिटी मतलब रबर का मटेरियल यूज़ करते हैं। और क्यों बनाते हैं? जिसमें वाइब्रेशन कम हो, जिससे कि नॉइज़ कम हो, जिससे कि जो आप कह सकते हो कि ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करने का गाड़ी का वो रहता है वो कम हो, और इसीलिए इनका वियर एंड टियर ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि भाई रबर है। तो अगर रफ रास्ते पे आपकी गाड़ी जा रही तो ऑब्वियसली ये जल्दी जल्दी खराब होंगे। तो ये मेरे पास में एक रबर का सॉलिड सिलेंडर था, ब्लैक कलर की रबर। आप कभी गाड़ी सर्विस कराओ, बाइक या कार, तो उसमें आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इन्हें माउंटिंग बोलते हैं। माउंटिंग का मतलब है इंजन लिया, पूरे के पूरे इंजन को लोहे के बेस पे नहीं रखते हैं और रबर माउंटिंग पे रखा जाता है, स्मूथ उसके लिए, जिससे कि जब गाड़ी आपकी हाई एंड पे जा रही हो, मतलब हाई स्पीड पे जा रही हो, वाइब्रेशंस मिनिमाइज किए जा सकें। तो इस सिलेंडर पे मैंने क्या किया भाई, एक फोर्स लगा दिया। किस तरीके से? इस तरीके से फोर्स लगाया, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। तो क्या होगा, अगर इसकी लंबाई L थी तो ये L प्लस
डेल्टा एल हो गई, स्ट्रेच कर गया। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। कंप्रेसिव क्यों? मान लीजिए ये फोर्स ऐसे न लग के नीचे की तरफ लगता। आज की वीडियो को मैंने इसी टाइप के एक न्यूमेरिकल के डिस्कशन से शुरुआत किया था, ठीक है ना। तो कंप्रेसिव होता तो ये नीचे की तरफ जबता। अब चूंकि वो कॉन्सेप्ट मैं बता चुका था तो मैंने कहा चलो अब इस वाले कॉन्सेप्ट को लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा टेंसाइल है। अगर ये इस तरीके से लगता और लेंथ में रिडक्शन होता, मान लीजिए तब लेंथ इस तरीके से कम होके आ जाती, ठीक, तो ये कंप्रेसिव वाला हो जाता। कंप्रेस करना, दबाना, ठीक है। तो ये पहला हमारा एक सिचुएशन आई। आइए अब हम दूसरी बात करते हैं। इसके उसमें जो है हम लोग फॉर्मूला जो लिखेंगे बच्चों वो हमारा होगा, मैं यहाँ लिख दूँ क्या? चलिए यहाँ लिख देता हूँ, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू अपॉन एरिया। किसका एरिया? तो भाई ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। आइए अब दूसरा एक केस देखते हैं। ये वायर के लिए है, रॉड के लिए है, इन सब के लिए ये चीज एप्लीकेबल है। अब मैंने एक दूसरा केस लिया, अभी हेडिंग नहीं लिख रहा हूं, पहले डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास वही रबर का सिलेंडर है, ठीक, रखा हुआ था, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है। क्या हुआ कि मैंने किसी भी तरीके से इस इंड को कर दिया फिक्स, ठीक, और जब मैंने इस इंड को फिक्स कर दिया तो देखिए अब क्या हो रहा है। मैंने जो फोर्स है ना, फोर्स को मैंने स्टूडेंट्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में बेसिकली। तो जब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करूंगा तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा। अब होगा ये कि ये मैंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इसको बेंड कर दिया है, जस्ट टू शो यू। इतना बेंड नहीं करेगा, ठीक है ना, बट लाइक दिस। अब ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा, ये फोर्स ऐसे लग रहा है F, ठीक। तो ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये ऐसी सिचुएशन हो गई, समझिए, इसको मैंने ऐसे रखा और इस इंड को फिक्स कर दिया नीचे वाले को, और फिर मैं इसको मोड़ रहा हूँ तो ये वर्टिकली ऊपर से ऐसे शिफ्ट हो रहा है। ये वो सिनेरियो है। और एक डायग्राम मैं इसमें और बना देता हूँ, और वो मैं 2-3 बार इससे पहले भी आपको दिखा चुका हूँ कि मैंने, ये सेकंड केस हो गया और एक ये थर्ड केस मैं ले लेता हूँ। इसमें मैंने क्या किया, एक बॉल डाल दी, इसमें कुछ लिक्विड था और वो लिक्विड इस बॉल को जो है वॉल्यूम को रिड्यूस करेगा, तो ये अंदर ये इस तरीके से छोटा सा पोर्शन आ गया और इस तरीके से फोर्सेस शो हो रहे हैं, ठीक है भाई। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी ये पॉसिबिलिटीज हैं। आइए अब जरा इनको हम लोग फर्दर एलोबरेट करते हैं। तो अभी क्या है कि इनको देखने के बाद मैं इनको रब कर रहा हूं, मैं कुछ फॉर्मूले लिखना चाह रहा हूं। डायग्राम आपको मैंने 2-3 बार दिखा ही दिया है ये, तो ये इतना मुश्किल होने वाला नहीं है आपके लिए। अब कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक। आइए उन रिजल्ट्स को हम लोग पहले जरा देखते हैं, क्योंकि वही हमें बार बार यूज करने हैं। तो पहला वाला डायग्राम जो था वो था टेंसाइल स्ट्रेस का भाई। तो बच्चों ये थी, आई होप, ठीक। तो आप बोलोगे सर इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी तो होगी, मैं कहूंगा बिल्कुल होगी। टेंसाइल स्ट्रेन, बच्चों ये कितनी हो गई, ये हो गई डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक। तो ये दो रिजल्ट हैं। जब भी किसी वायर को मुझे ऐसे खींचना है, ऐसे कंप्रेस करना है किसी रॉड को, तो ये वाले रिजल्ट मेरे लगने हैं, ठीक है ना। सो पुशिंग पुलिंग बोथ इज ओवर हियर रिक्वायर्ड लाइक दिस। उसके बाद आपका आता है
सेकंड वाला जो मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया था, जहां रॉड जो थी वो लंबाई में मतलब एक एंड उसका शिफ्ट कर रहा था, उसको हम लोग बोलते हैं शियर। कंप्रेसिव तो ये हो गया, शियर, कंप्रेसिव और उसके लिए दोनों के लिए फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं, दबाना या एक्सपेंड करना। SHEAR, शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अच्छा भाई, ये किससे जुड़ा है? तो आप कहोगे जी ये सेकंड वाले डायग्राम के एंगल से जुड़ा है, जो भी थोड़ी देर पहले आपने बनाया था, थीटा एंगल शो किया था। तो इसका जो हम लिखेंगे फॉर्मूला वो क्या होगा? तो शियर स्ट्रेस स्टूडेंट्स हो जाएगी, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, F/A। जानते हैं ये फोर्स पैरेलल का क्या मतलब है? जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे पैरेलल लग रहा है। देखिए ये रॉड थी, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यही तो है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस क्रॉस सेक्शनल के उसमें, तो F/A। ठीक, मैं एक बार और छोटे से डायग्राम से आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए ये इस तरीके से एक डायग्राम मैं बना देता हूं, लाइक दिस। ठीक है, इसका हाइट मान लीजिए h है, यहां से यहां तक। अब क्या हुआ कि मैंने इस वाले एंड पे फोर्स लगा दिया, ऐसे करके F लगा दिया, तो जानते हैं कैसे डिस्प्लेस करेगा? अब ये डिस्प्लेस कुछ ऐसे कर गया, देखिएगा। अब आपको रेड वाला जो ये लाइन है ना, ये कंसीडर करना है, ये दिस वन। ये जब ऐसे शिफ्ट कर गया तो बच्चों मान लीजिए ये स्मॉल शिफ्टिंग जो है ना, ये छोटी सी शिफ्टिंग, भाई ये डेल्टा x है। ठीक, ये भी डेल्टा x है। तो शियर स्ट्रेन मैं लिख रहा हूं डेल्टा x या x, कुछ भी आप कह सकते हो। शियर स्ट्रेन x/h, x/ डेल्टा x से x सेम ही बात है, ठीक है ना, छोटा सा तो डेल्टा भी लगा देते हैं। अब यहां भी देखो आप, तो क्या कोई डायमेंशनल फॉर्मूला इसका आएगा? नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि लेंथ मतलब ये लंबाई, ये हाइट और ये लंबाई उसी का रेशियो है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेंसाइल का फॉर्मूला और शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का फॉर्मूला। आइए आगे चलते हैं, इसको क्लीन करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे अगले कुछ सिंपल से कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है बच्चों, तीसरा हमारे पास नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो थर्ड वन जो मेरे पास है वो है बल्क स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो भाई ये जुड़ा किससे है? मैंने एक ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डाल दिया, चारों तरफ से लिक्विड इसको प्रेस कर रहा है, तो ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो बल्क स्ट्रेस जो है, ध्यान दीजिएगा, बल्क स्ट्रेस बच्चों ये है डेल्टा P के बराबर। प्रेशर डेल्टा, नहीं तो आप P कंफ्यूज कर जाओगे, डेल्टा P के कारण। और बल्क स्ट्रेन जो है, बल्क स्ट्रेन, सो बल्क स्ट्रेन जो मेरा आता है वो आता है डेल्टा V/V, यानी कि ओरिजिनल, अरे इस पे O भी लिख देते हैं, ओरिजिनल एंड चेंज। तो P जो है हमारा वो बेसिकली होता है F/दिस मच। तो आप चाहो तो इसको रिप्लेस भी कर सकते हो एज पर योर नीड ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस वीडियो को मैं इससे ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअली हमने शुरुआत की जब इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट या टॉपिक की, तो हमने सबसे पहले अपने बेसिक टर्म्स पे कन्फाइन करने की कोशिश की अपने डिस्कशन को, एंड देन वी स्टार्टेड लर्निंग ऑल पॉसिबिलिटीज एंड नेचर एंड ऑल दीज थिंग्स ऑफ दीज पर्टिकुलर टर्म्स। फाइन, तो अब हम लोग इसको यहाँ रोकेंगे, चूंकि अब इसके आगे फिर फर्दर जो टॉपिक्स हैं उनका वीडियो मैं नया बनाऊंगा एंड वो आपको जल्दी ही मिलेगा। सो सेम थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज take care of yourself, keep revising, have a nice time, thanks a lot.